Good morning everyone, I'm Palak Walia and welcome to my YouTube channel. So students, आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, ठीक है, जो आपके प्लस वन एनसीईआरटी में दे रखा है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, सो ये टॉपिक आपके एनवीएस टीजीटी, पीजीटी, केवीएस टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एचपी टीजीटी कमीशन एंड वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है, ये कंटेंट आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा. सो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, सो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. सो फर्स्टली दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारे स्टमक में जाती है. ठीक है, अब देखिए हम जो भी चीज इंटेक कर रहे हैं वो होती है लार्ज इन साइज. क्लियर? तो जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो से क्या होगा, उसे हमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करना होता है, तोड़ना होता है, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जल्दी से पच भी जाए, मतलब वो अच्छे से वो ब्रेक डाउन हो जाए और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके. सो डाइजेशन का मतलब यही है, ये एक तरह की प्रोसेस है जिसमें जो बिग साइज के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हम जिन्हें कह सकते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डाइजेशन कितनी तरह की होती है. तो जो डाइजेशन है वो दो तरह की होती है. ठीक है, एक होती है इंट्रासेल्युलर, ठीक है, इंट्रासेल्युलर, और सेकेंड वन इज इंटरसेल्युलर. इंटरसेल्युलर. एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटर. ठीक है, सो देखिए इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है, एंड इंटर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन. ठीक है, सो इंट्रा का मतलब क्या हुआ, विद इन, कि सेल के अंदर ही क्या हो रही है, पूरा मॉलिक्यूल जो हो रहा है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका किसी दूसरे सेल से लिंक ही नहीं है, कि एक ही सेल है, उसी के अंदर सारी प्रोसेस होगी, ब्रेक डाउन भी होगा, एटीपी भी मिलेगी और उसी सेल के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाएगा. लेकिन इंटर का मतलब क्या है, कोई अलग अलग सेल एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हमें पता है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा, स्टमक आता है, लीवर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है. तो हर पार्ट के जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है, जैसे स्टमक का सेल कम्युनिकेट करेगा, लीवर का सेल कम्युनिकेट करेगा, पैंक्रियास का सेल कम्युनिकेट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का करेगा, एंड देन फाइनल में जाके क्या होगी, एब्जॉर्प्शन भी होगी, एटीपी भी होगी. ठीक है, वो भी आपको मिलेगी, और जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है वो एनस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, सो इंटर में क्या है, अलग अलग सेल जो है ऑर्गन्स के वो कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जहां पे क्या एक ही सेल के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है. ठीक है, इसमें आपने याद रखना जैसे अमीबा. ठीक है, अमीबा में क्या होता है, जैसे ये होता है ना, ऐसे होता है ना. ठीक है, एक न्यूक्लियस है और ये क्या है, सेल. ठीक है, तो इस अमीबा को क्या मिला, कोई फूड पार्टिकल मिला. ठीक है, क्या मिला इसको, कोई फूड पार्टिकल मिला. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई फूड पार्टिकल है, तो अब ये क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल को कैसे, अब यहाँ पे एक ना कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. क्या बनाएगा, यहाँ पे ये एक तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इस फूड को क्या करेगा, अंदर की तरफ लेगा, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जो है वो हम कहेंगे सूडोपोडिया. ठीक है, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये, जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज याद रखनी है आपने. ठीक है, अगर तो एक होती है पाइनोसोम और एक होता है फेगोसोम. ठीक है, पाइनोसोम और फेगोसोम से आपने क्या याद रखना है, अगर तो वाटर पार्टिकल से इनटेक है तो यहाँ पे क्या होगा, पाइनोप्टिक वेसिकल बनता है. लेकिन अगर फूड पार्टिकल का है, ठीक है, तो फेगोसिटिक वेसिकल बनता है और उससे क्या हो जाएगा, इनटेक होगा. ठीक है, तो जो फॉल्स फीट लाइक सूडोपोडिया है वो एक तरह के क्या होंगे, कप लाइक इन्वेजिनेशन बनाएंगे. इन्वेजिनेशन का मतलब होते है कि अंदर की तरफ ये जो डिप्रेशन है, ठीक है, जिससे फूड पार्टिकल को इनटेक किया जा रहा है. ठीक है, अब क्या होगा, ये फूड पार्टिकल ले लिया अंदर. ठीक है, ये फूड पार्टिकल इसने अंदर ले लिया. अब ये पूरा क्या होगा, फूड पार्टिकल यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, एटीपी मिलेगी. अब वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, तो वेस्ट प्रोडक्ट में भी क्या होगा, इसी तरीके की कैविटी बन जाएगी. क्या होगी,
इसी तरह की कैविटी बनेगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या काम होगा, एक्सोपिनोसिटिक कहेंगे इसको या एक्सोफेगो, ठीक है, फेगोजोम कहेंगे। एक्सो का मतलब जो भी वेसिकल्स ने पूरा डाइजेस्ट कर लिया है फूड पार्टिकल, आफ्टर दैट जो बाहर निकालना है वेस्ट प्रोडक्ट तो एग्जिट करना होगा। बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, एग्जिट करना ना, तो यहाँ पे एक्सो हो जाएगा। इन केस ऑफ वाटर एक्सोपिनोसिटिक और इन केस ऑफ फूड पार्टिकल तो एक्सोफेगोसिटिक, ठीक है। फेगोसिटिक का एक्शन जो होता है ना, वो एक तरह का जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, डेड सेल्स को एंगल्फ करना भी होता है, लेकिन जहां पे काम के फूड पार्टिकल को इंटेक करना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक ही अमीबा का सेल है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, एक तरह का पिनोसिटिक वेसिकल बन रहा है। इनकेस अगर क्या करना है, वाटर पार्टिकल्स को अंदर लेना है बाहर से, अगर फूड पार्टिकल को लेना है तो फेगोसिटिक वेसिकल में सूडोपोडिया एक इन्वेजिनेशन करके एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं, देन उसे पूरा डाइजेस्ट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट एक्सो एक्टिविटी से क्या कर देंगे, उसको उसी फॉल्स फीट लाइक एक्सवेगिनेशन, ठीक है। अगर अंदर लेना है तो इनवेजिनेशन और अगर एग्जिट करना तो एक्सवेगिनेशन, ठीक है। तो देखिए एक ही सेल के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है, कोई किसी दूसरे सेल से कम्युनिकेशन है नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रासेल्यूलर। बट अगर हम इंटरसेल्यूलर की बात करते हैं तो इसमें आपने एग्जाम्पल याद रखना है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्या प्रोसेस आप याद, तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे आप ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, जिसमें स्टमक के सेल, ठीक है, आपके जो बक्कल कैविटी के सेल्स, ठीक है, पैनक्रियास के सेल, लीवर के सेल, सभी एक दूसरे से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किस तरीके से सभी बायोमोलिक्यूल्स डाइजेस्ट होंगे, वो हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। इस बेस पे, ठीक है, जो इंटरसेल्यूलर प्रोसेस को कुछ जोन्स में डिवाइड करा गया है कि कैसे पार्टिकल्स को अंदर लिया जाता है, कैसे पार्टिकल्स को बाहर लिया जाता है, किस तरीके से डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, होल जो प्रोसेस उसको डिटेल में बता रखा है। तो इंटरसेल्यूलर को कुछ जोन्स में डिवाइड करा गया है, क्या करा गया, कुछ जोन्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें फर्स्ट जोन है इंग्रेसिव जोन। कौन सा जोन है, इंग्रेसिव जोन। इनग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, इनटेक, खाने को लेना, तो आप मुंह से खाना लेंगे तो वो जो इनटेक प्रोसेस आ रही है तो वो किस में आएगी, इनग्रेसिव जोन में। तो इन से याद रखना है इनटेक, इनटेक क्या, फूड पार्टिकल्स को अंदर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिग्रेसिव। डिग्रेसिव से क्या याद रखेंगे, डाइजेशन, डी से डाइजेशन, डी से डिग्रेसिव। तो डिग्रेसिव जोन में क्या होगा, जो आपने पार्टिकल्स अंदर लिए अपने माउथ के अंदर लिए, अब वो डाइजेस्ट होंगे, तो वो जो डाइजेशन फेस होगा वो कौन से जोन में आएगा, डिग्रेसिव में, ठीक है। इसके बाद आएगा अग्रेसिव, नॉट अग्रेसिव इज नॉट फॉर द एंगर वाला अग्रेसिव, ठीक है। तो अग्रेसिव में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, क्या होगी यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन। तो जो भी प्रोडक्ट हमने इनटेक करा, फिर उसको डाइजेस्ट करा एंड देन अब वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कौन से रीजन में होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में। अब एब्जॉर्प्शन के बाद फाइनल क्या रहेगा, एग्जिट करना, और वो आता है इग्रेसिव में, ठीक है। वो किस में आएगा, इग्रेसिव में, ठीक है। कि क्या होगा, वहां पे जो भी प्रोडक्ट हमारी बॉडी में आए, हमने उनका इंटेक करा, डाइजेस्ट करा, देन एब्जॉर्ब करा, अब वो क्या होगा, एग्जिट। और एग्जिट कहाँ से होगा, इग्रेसिव से। तो इनग्रेसिव में क्या हुआ, इनटेक, डिग्रेसिव में क्या हुआ, डाइजेस्ट, अग्रेसिव में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, और इग्रेसिव में क्या होगा, एग्जिट, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि हर एक जोन में डिटेल में जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। तो इनग्रेसिव में क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है। इनटेक की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, माउथ से करेंगे, ठीक है। माउथ में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, टंग आती है, ठीक है, टीथ आते हैं, ठीक है। एक लिक्विड फ्लूइड होता है जो 24 आवर हमारे माउथ में जो होता है वो एनसर्कल करता है, एंड द नेम ऑफ दैट फ्लूइड इज सलाइवा, ठीक है। तो इनग्रेसिव की हम बात करते हैं, इनग्रेसिव जोन में, तो इनग्रेसिव जोन में क्या आ जाएगा, माउथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखना है, ठीक है। देखिए माउथ में अगर हम बात करते हैं, इंटेक करें, तो देखिए फर्स्टली आप खाना इंटेक करके माउथ में डालते हैं। अब माउथ में आप खुद इमेजिन कीजिए, आप डेली खाना खाते हैं, ठीक है। क्या होता है, खाना चबाते हैं, क्या रोल प्ले कौन सा होता है, किन का रोल प्ले होता है यहाँ पे, टीथ्स का,
टीथ क्या करते हैं, खाने को ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको क्या करते हैं, बाइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी टंग आ गई। टंग क्या करती है, आपके खाने को होल्ड करके रखती है। ठीक है, क्या करती है, होल्ड करके रखती है। ठीक, उसके बाद आपके माउथ में जो 24 आवर एक वाटर फ्लूइड घूम रहा है वो क्या है, सलाइवा। जो आपके खाने में प्रेजेंट जो स्टार्च होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी, टीथ की। अब टीथ कैसे होते हैं, जो माउथ में टीथ होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, हेट्रोडोंट टाइप के। कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट सेट्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स में होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स हैं, देखिए, एक होता है इंसीजर जो फ्रंट में होते हैं, एक होता है कैनाइन डैगर टीथ, एक होते हैं प्रीमोलर, और नेक्स्ट आता है मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर कितने होते हैं, 2, कैनाइन होता है 1, प्रीमोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एडल्ट, अगर मैं एडल्ट्स में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उनमें क्या अरेंजमेंट होता है, ये वाला अरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ न्यू बॉर्न में, ठीक है, जब आपके जो दूध के दांत होते हैं ना, मिल्क टीथ जब हम बोलते हैं, न्यू बॉर्न में तो दांत अभी आए नहीं होते, बाद में ही आते हैं ना। तो जो मिल्क टीथ होती है, आपने वहां से याद रखना है। ठीक है, कहाँ से, जो मिल्क टीथ होते हैं उनमें कौन सा अरेंजमेंट है, 2 1 0 2, मतलब 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 मोलर। ठीक है, अब टोटल कितने होते हैं टीथ, 32 होते हैं, और बच्चों में कितने होते हैं, 20। कैसे होते हैं, ये देखिए, जैसे ये आपकी लिप है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गए, क्या हो गए, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 क्या हो गए, मोलर। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी बनाए, 3 मोलर, 2 प्रीमोलर, 1 कैनाइन और 2 क्या हो गए, इंसीजर। वैसे यहाँ पे 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 क्या हो गए, मोलर। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 क्या हो गए, मोलर। तो देखिए 8 यहाँ पे, 8 ही यहाँ पे, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। तो अपर टोटल कितने हो गए, 16, नीचे भी टोटल कितने हो गए, 16, और टोटल कितने हो गए, 32। ठीक है, तो इस तरीके से टीथ की अरेंजमेंट होती है। सेकेंड थिंग, हेट्रोडोंट तो है ही, नेक्स्ट आते हैं वो थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है कि वो क्या होता है, जॉ सॉकेट्स में होता है। जो हमारा दांत होता है ना, वैसे ही होता है ना, ये जॉ सॉकेट है, यहाँ पे आपका टीथ होगा। ठीक है, टीथ में जो अपर जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, दैट इज इनेमल। ठीक है, ऊपर होता है डेंटाइन, सेंटर में होती है पल्प कैविटी। ठीक है, सेंटर में क्या होती है, पल्प कैविटी, और नीचे क्या होती है, रूट्स, जिससे आपका जो दांत होता है वो मसूड़े से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर, तो इस तरीके की क्या अरेंजमेंट होगी हमारे टीथ की। नेक्स्ट आती है टंग। ठीक है, तो जो टंग है, टंग का काम क्या होता है, होल्ड करके रखना। साथ ही साथ टंग क्या है, एक तरह से सेंस ऑर्गन भी है, जो हमारे खाने को क्या करती है, टेस्ट पहचानती है हमारे खाने के। ठीक है, कि उसमें नमक कितना है, ठीक है, वो मीठा है, फीका है, कड़वा है, ये कैसा भी है। तो वो जो टेस्ट बर्ड कहाँ होते हैं, वो टेस्ट बर्ड होते हैं टंग में। ठीक है, तो टंग एक तरह का सेंस ऑर्गन है। ठीक है, और वो उसमें क्या होता है, काफी तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लाइक दिस, ऐसी होती है ना टंग आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्टी होता है, यहाँ पे बिटर होता है, यहाँ पे स्वीट होता है। ठीक है, और यहाँ पे वो फ्रेनुलम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो सर्कमवैलेट पैलेट होते हैं, कौन से, जो सर्कमवैलेट है वो सबसे लार्जेस्ट पैलेट होते हैं। क्लियर, टंग में आपने इतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जो मेन है हमारे माउथ में, वो है जो वाटरी फ्लूइड घूमता है। ठीक है, जिसका मैंने नाम क्या बताया, सलाइवा। क्या है, सलाइवा। ठीक है, अब ये जो सलाइवा है, ये हमारे एक ग्लैंड से सिक्रेट होता है, एंड द नेम ऑफ दैट ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के यहाँ पे 3 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 3। एक होता है सब मैक्सिलरी, ठीक है, सब मैक्सिलरी। नेक्स्ट आता है सब लिंगुअल,
और थर्ड आता है पैरोटिड। ठीक है, थर्ड कौन सा होता है? पैरोटिड। ठीक है, आप देखिए जो सब मैक्सिलरी है वो होता है बिटवीन द जो एंगल्स। ठीक, लिंगुअल से याद रखना है बिलो द टंग, ये कहाँ पे होता है? टंग के नीचे। ठीक है, और पैरोटिड होता है आपके पिन्ना, पी से पिन्ना याद रखना, ये जो ईयर का होता है ना, ये जो कान का ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पिन्ना। तो पी से पिन्ना, तो बिलो द पिन्ना। और ये जो आपके चीक्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है? आपके सैलाइवरी ग्लैंड का एक पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तो पिन्ना के नीचे और एक क्या होता है आपके बिल्कुल चीक्स के लाइनिंग पे। ठीक है, और यहाँ पे एक डक्ट्स की बात भी आती है। अगर बात है सब मैक्सिलरी तो याद रखना है वॉर्टन डक्ट, यहाँ पे ये खुलता है वॉर्टन डक्ट। अगर है सब लिंगुअल तो आपने याद रखना है रिविनस। ठीक है, और अगर है पैरोटिड तो याद रखना है स्टीफन डक्ट। ठीक है, जहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड करते हैं सलाइवा की सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो सब मैक्सिलरी जो आपका ये जो एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबलिंगुअल मतलब बिलो द टंग, और जो आपका पैरोटिड है पी से पिन्ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पैरोटिड कहाँ पे आ गया? आपके पिन्ना, जो आपके ये कान के नीचे वाला, ये याद रखने पी से पिन्ना। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा आपका? पैरोटिड। ठीक है, जहाँ पे कौन सा डक्ट होगा? स्टीफन डक्ट। अगर है सब मैक्सिलरी जो एंगल्स के बीच में होता है, या ये कौन से डक्ट में ओपन करता है अपनी सिक्रेशन को? वार्टन डक्ट में। और सब लिंगुअल जो होता है अपनी सिक्रेशन को करता है रिविनस डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे डक्ट्स में क्या होगा? हमारे सलाइवा की सिक्रेशंस होंगी, जो क्या करेगा? हमारे फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कैसे करता है? देखिए हमारे फूड में क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, तो स्टार्च को एक तरह का क्या बहुत बड़ा एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, अब उसको छोटे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में तोड़ना है तो वो टूटता है एंजाइम से। तो सलाइवा से कौन सा एंजाइम था? सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा होता है वो? सलाइवरी एमाइलेज। कितने पीएच पे ये काम करता है? ये करता है पीएच 6.7, या कुछ बुक्स में 6.5 या 6.4 भी दे रखा होता है। ये एक तरह का एंजाइम क्या है? एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट, जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये स्टार्च अब किस में टूटेगा? माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में, ठीक है, एंड डेक्स्ट्रिन्स में। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्मॉल लिविंग मॉलिक्यूल में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो इसे डाइजेस्ट होना क्या हो जाएगा? और इजी हो जाएगा, एब्जॉर्ब करना और ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है, जहां पे सिक्रेशन, तो ये कितनी होती है सलाइवा की सिक्रेशन? 1 से 1.5 लीटर तक। क्लियर? अब यहाँ पे नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल जिसके थ्रू ये सिक्रेशन हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं नर्वस कंट्रोल की, तो नर्वस कंट्रोल में आपने याद रखना है जो वेगल नर्व होती है, 10th नर्व जो होती है, ठीक है, वो एसिटाइल कोलिन्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू क्या करती है? आपके एक्टिवेशन करती है आपके जो ग्लैंड्स की, सो दैट क्या होता है? आपके माउथ में पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कोई चटपटी चीज देख रहे हैं या अपनी फेवरेट चीज देख रहे हैं खाने वाली, ठीक है, तो आपके माउथ में ऑलरेडी पानी आना शुरू हो जाता है कि बस ये हमें मिल जाए। ठीक है, तो क्या आपके ब्रेन को सिग्नल क्या? आपने देखा, ठीक है, देखा तो सिग्नल आपके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को गया, ब्रेन ने सिग्नल दिया आपके माउथ को न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, ठीक है, और फिर आपके क्या हो गया? सलाइवा सिक्रेशन होना शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक तरह से बात करें नर्वस पे, तो यहाँ पे एक आता है कैलिक्रिन और एक आता है ब्रैडिक्रिन। ठीक है, एक आता है कैलिक्रिन और एक आता है ब्रैडिक्रिन। ठीक है, जो है कैलिक्रिन, कैलिक्रिन क्या करता है? स्टिमुलेटर की तरह काम करेगा सलाइवा सिक्रेशन के लिए। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट आपकी वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, और उनको कौन करेगा? ब्रैडिक्रिन। तो ब्रैडिक्रिन जहाँ पे वेसोडाइलेटर है और कैलिक्रिन जहाँ पे स्टिमुलेटर का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टार्च है वो हमारे माउथ में डाइजेस्ट होंगे। ठीक है, जो इनटेक करने के बाद। क्लियर? नेक्स्ट हमारा डिग्रेसिव जोन में, ठीक है, डिग्रेसिव जोन पे जो डाइजेशन होगी वो होगी हमारे स्टमक में जाके। ठीक है, लेकिन जो खाना होता है वो सीधे स्टमक में नहीं जाता है, जो हमारा फेरिंग्स पोर्शन है, ठीक है, पहले वो वहां जाएगा। तो जो हमारा फेरिंग्स है वहां पे वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में, एक होता है नेजल और एक होता है ओरो। नेजल में सिक्रेशन मतलब जो भी नेजल सिक्रेशंस है वो भी फेरिंग्स में जाएंगे, ओरो वाला जो खाने वाला पोर्शन वो भी फेरिंग्स में जाएगा, एंड देन वो क्या हो जाएगा? अलग
नेजो वाला विंड पाइप में चला जाएगा, ओरो वाला ईसोफेगस में, ठीक है। लेकिन खाना गलती से जो है वो विंड पाइप में ना चला जाए तो वहां पे एक एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कवर कर लेगा कि खाना खाते टाइम जो खाना है वो विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है। फिर ईसोफेगस है जो आपकी फूड पाइप है, फूड पाइप से जो खाना होगा वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऊपर को लेके नीचे को पुश करना, ऊपर देन नीचे को पुश करना, ठीक है। इस मूवमेंट के थ्रू जो खाना है वो आपके बक्कल से कहाँ जाएगा? स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में डाइजेशन किस तरह से होगी वो हम देखते हैं, ठीक। तो अब डिग्रेसिव जोन में कौन सा पार्ट आएगा हमारा? कौन सा होगा? स्टमक, ठीक है। क्या आएगा डिग्रेसिव में? स्टमक। मैंने कहा ना डी में क्यों? डाइजेशन, ठीक है। इंग्रेसिव में हमने इनटेक देखा माउथ में, लेकिन वहीं पे डिग्रेसिव का एक पोर्शन करा दिया, कौन सा? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब डिग्रेसिव जोन में हम बात करते हैं स्टमक की। अब स्टमक में क्या क्या चीजें डाइजेस्ट होती है और कैसे कैसे डाइजेस्ट होती है? देखिए आगे ईसोफेगस खुलेगी स्टमक में, तो स्टमक कैसा पोर्शन होता है? जे लाइक, ठीक है। कैसा होता है? ये जे शेप का होता है, लाइक दिस, ये ऐसे, ठीक है। ये होगा जे शेप का। तो ये जो अगर हम बात करते हैं इस तरीके की, ये ठीक है, यहाँ से जुड़ा नहीं होता है, लाइक दैट, ये इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जे शेप में जो ओपन होगा वो होगा कार्डियक पोर्शन, ठीक है। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, तो कार्डियक, देन आता है फंडस, इसके बाद आती है ये पूरी बॉडी, दैट इज कॉल्ड बॉडी, एंड नेक्स्ट ये आता है पाइलोरी। क्या आता है? पाइलोरी, ठीक है। तो कार्डियक में क्या होगा? खाना आएगा, फंडस में स्टोर होगा, बॉडी में प्रोसेस होगा, डाइजेस्ट होगा, एंड पाइलोरस से पास होगा, पी से पास। कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होगा, ठीक है। तो अब कैसे? अब देखते हैं बॉडी में डाइजेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले याद रखते हैं कि स्टमक में 4 चीजें याद रखती है। एक आपने याद रखते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, एसिडिक जूस होता है ये, ठीक है। कितने लीटर होता है? 2 से 2.5 लीटर ये रिलीज होता है, ठीक है। और ये एसिडिक होता है। यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस होता है, ठीक है, पैरेटल सेल रिलीज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सियल होता है, ऑक्जेंटिक सेल यहाँ पे रिलीज करते हैं, और एक विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है। तो म्यूकस सिक्रेट करेंगे पैरेटल सेल्स, ठीक है। एक्सियल सिक्रेट करते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। कौन से सेल्स? ऑक्जेंटिक सेल्स। और गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं जी सेल्स, इन्हें हम एर्गेंटेफिन सेल्स भी बोलते हैं। कौन सी सेल्स? एर्गेंटेफिन सेल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, ठीक है। जैसे जो आपका सलाइवरी जूस होता है, ठीक है, सलाइवा जो होता है उसमें बायोकार्बोनेट्स, मिनरल्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वैसे जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, इसमें भी बाइकार्बोनेट आयंस, सोडियम, पोटाशियम लाइक आयंस जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये एसिडिक जूस होता है, ठीक है, और ये आपके फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। HCl क्या करता है? जो आपके फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन्हें किल कर देता है। म्यूकस क्या करता है? खाने को सॉफ्ट करता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसेस हो रही है फर्दर दैट, अब आपके जो स्टमक में जो खाना आया है, स्टार्च तो डाइजेस्ट हो गया, यहाँ पे जाके स्टार्च जो होता है वो ना के बराबर डाइजेस्ट होगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल वो कौन सा डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन, ठीक है। कौन सा डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपने याद रखना है स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के लिए मेन एंजाइम होता है पेप्साइनोजन, ठीक है। ये पेप्साइनोजन जो है जो प्रो एंजाइम है, मतलब इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करता है HCl। कौन एक्टिव करता है? HCl। इस पेप्सिनोजन को चेंज कर देता है पैप्सिन में। फिर यही पैप्सिन क्या करता है? जो आपके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, जैसे स्टार्च एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, वैसे ही प्रोटीन भी क्या? एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, वो उसको चेंज कर देगा। पैप्सिन किस में चेंज कर देगा? सिंपल बायो माइक्रोमोलिक्यूल में, मतलब छोटी यूनिट में, और वो कौन सी है? प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। कौन सी है? प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ठीक है। ये तो कर दिया प्रोटीन को चेंज, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, जो रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? जो कैजिन प्रोटीन होता है,
मिल्क प्रोटीन, उसको चेंज कर देता है पैराकाइजिन में। किसमें चेंज कर देता है? पैराकाइजिन में। फिर ये पैराकाइजिन कैल्शियम के प्रेजेंस में क्या बना देता है? कैल्शियम पैराकाइजिन, मिल्क कोगुलेटिंग या मिल्क डाइजेस्टिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, फैट्स यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइपेज एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे, स्टार्च भी बहुत माइन्यूट डाइजेस्ट होता है। तो मेन यहाँ पे क्या काम होगा? एक होगा एक्सिल का काम, बैक्टीरिया को किल करना, खाने को सॉफ्ट बनाना, ठीक है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है, और एक ही साथ याद रखें ये जो एसिडिक जूस होता है ना, इसको हम चाइन भी बोलते हैं या काइन भी प्रोनाउंस करते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा रोल किसका आ गया? स्टमक का। कहाँ पे हो रहा है? ये बॉडी पोर्शन में। आफ्टर दैट ये सिक्रेशन जो सिंपल मॉलिक्यूल्स कहाँ से जाएंगे? पाइलोरिस रीजन से कहाँ पे रिलीज होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में। ठीक है, अब यहाँ पे हार्मोनल और आपका ठीक है एक्शन कैसा होता है? नर्वस का। तो हार्मोनल एक्शन की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या था, जो जी सेल्स होते हैं ना, ठीक है, ये जो जी सेल्स होते हैं यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगे, और इसी को रिलीज करने में क्या करते हैं? हमारा जो वही वेगल नर्व जो होते हैं, अगर नर्वस कंट्रोल में क्या होता है, जो वेगल नर्व है, 10th नर्व है, वो क्या करेगी? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के थ्रू सिक्रेशंस करने में हेल्प करेगी, सिग्नल देगी। और अगर हम हार्मोनल की बात करें तो हार्मोनल में यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? वही कौन सा? गैस्ट्रिन। ठीक है, हार्मोनल में क्या रूल है किसका? गैस्ट्रिन का। ठीक है, गैस्ट्रिन जूस को क्या करता है? सिक्रेट करता है। और एक आता है कोलियोसिस्टेकॉन। कौन सा? कोलियोसिस्टेकॉन, कोलियोसिस्टेकॉन। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूस को एम्प्टी कर देता है स्टमक में। सो देन फर्दर हमारी प्रोसेस कहाँ पे जाएगी? पैनक्रियाज में। ठीक है, सो ये है पूरा किसके बारे में? स्टमक के रोल के बारे में। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि किससे स्टमक जो होता है वो हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रखिए, गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। और एक और बात याद रखनी है आपने, पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स का फंक्शन तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि वो मतलब फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ वहां पे आयरन फैक्टर भी प्रेजेंट होता है जो Fe2 पॉजिटिव आयन को Fe3 पॉजिटिव आयंस में चेंज कर देता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक फैक्टर को भी वो रिलीज करते हैं। अब हम डिग्रेसिव जोन में जो नेक्स्ट बात करेंगे वो बात करेंगे हम ऑर्गन लीवर की। ठीक है, डिग्रेसिव जोन में आएंगे आपके स्टमक, लीवर, ठीक है, और सिलाइवरी का फंक्शन। सो लीवर में क्या होता है कि ये एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो होता है 2 लॉब्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें मैंने बोला ना, ये आपकी ईसोफेगस आ रही है, ये स्टमक वाला पोर्शन है। ठीक है, जे शेप का। ठीक, यहाँ पे क्या होती है? पैनक्रियाज होती है, लीफलेट, और यहीं पे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से क्या होता है? लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे एक इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, दैट इज को गॉल ब्लैडर। ठीक है, सो लीवर में क्या होते हैं? लॉब्यूल्स होते हैं, और लीवर के लॉब्यूल्स को कहा जाता है हिपैटिक लॉब्यूल्स। ठीक है, और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, और इनके सेल्स को क्या कहा जाता है? हिपैटिक सेल्स। लीवर का मेन काम क्या होता है? लीवर का मेन काम होता है बायो इमल्सिफिकेशन। बायो इमल्सिफिकेशन। ठीक है, बायो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े साइज के फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देना। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? लीवर करेगा। अब यहाँ पे ये जो लीवर के 2 लॉब्स हैं, हिपैटिक लॉब्स, ठीक है, जो हिपैटिक सेल से मिलकर बने हैं, यहीं पे छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने आपको गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? ठीक है, जो लीवर में जो बाइल जूस को ये सिक्रेट करता है। ठीक है, येलो कलर का ये क्या होता है? जूस होता है। ठीक है, जो फैट्स को इमल्सिफाइड करेगा। ठीक है, इसलिए होता है ना, जैसे कुछ लोगों को लीवर में स्टोन्स हो जाते हैं और उनको गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर दिया जाए तो उसके बाद डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो फैटी आइटम्स को ना खाएं, क्योंकि अगर वो फैटी आइटम्स को खाएंगे तो वो डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो रिमूव कर दिया, तो बाइल जूस नहीं सिक्रेट होगा। बाइल जूस सिक्रेट नहीं होगा तो फैट्स भी आपके छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटेंगे। ठीक है, अब एक चीज और याद रखनी है, जो हमारा लीवर होता है उसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो एक नंबर के कौन सा ऐसा ग्लैंड है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता? तो वो होता है लीवर। लीवर में एंजाइम की जगह क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है,
बाइल सोल्ट्स होते हैं, ठीक है, और एक होता है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस होगा, उसमें सोल्ट्स होते हैं, ठीक है। वो सोल्ट्स कौन से होते हैं? एक होते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और एक होता है सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, ठीक है। ये हो गए इसके सॉल्ट्स, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल जूस में क्या? बाइल सॉल्ट्स है, साथ ही साथ क्या होंगे? बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स जो होंगे वो होंगे बिलीरुबिन, ठीक है, और बिलीवर्डिन। जो आपका डेड आरबीसीज होते हैं, ठीक है, वो भी यहीं पे आके चेंज हो जाते हैं, मतलब वो ग्रेव हो जाते हैं, ठीक है। सो बिलीरुबिन और क्या हो गया? बिलीवर्डिन। जो बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं? 2 बाइल पिगमेंट्स है और 2 क्या है? सोल्ट्स हैं, ठीक है। एंजाइम कोई भी नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं किसको? फैट्स को। किसमें? फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में। किसमें? फैटी एसिड्स प्लस मोनोग्लिसराइड। ये भी क्या हो गया? स्मॉल यूनिट्स में चेंज हो गया ना। किसमें? स्मॉल यूनिट्स में क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फैट्स का जो लीवर है, ठीक है, वो हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है, जो 2 तरह के लॉब्स बनाते हैं, हिपैटिक लॉब्स, ठीक है। उसमें एक स्ट्रक्चर होता है गॉल ब्लैडर, जो बाइल जूस सिक्रेट करता है। उस बाइल जूस में बाइल सोल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल सोल्ट्स कौन से हैं? सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। एंड बाइल पिगमेंट कौन सा है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जो स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, वो स्टोन्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। अगर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है? आपका गॉल ब्लैडर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए उसको जब रिमूव कर देंगे तो ये चीजें रिलीज नहीं होंगी। ये रिलीज नहीं होंगे तो फैट भी आपके इमल्सिफाई नहीं होंगे, मतलब वो छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में नहीं टूटेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज याद रखनी है कि जो इसका डक्ट होता है, किसका? लोब का डक्ट होता है, उसको तो हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट, ठीक है। जैसे ये लीवर है, ठीक है, लीवर का जो डक्ट होता है वो तो होता है हिपैटिक डक्ट, ठीक है। लेकिन जहां पे जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का डक्ट होता है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। कौन सा? सिस्टिक डक्ट। अब ये सारे डक्ट मिलकर क्या बना देते हैं? हिपैटो, ठीक है। यहां से पैनक्रियास का भी आया, ठीक है, कहां से आया? पैनक्रियास का भी आया, तो इसको क्या कहेंगे? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है, ये। और फिर ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू, कौन सा? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू ये कहाँ खुलेंगे? डिओडेनम में ओपन होंगे, क्लियर। अब यहाँ पे भी वही हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल में, तो नर्वस में आपने वही याद रखना है, वेगल नर्व जो होती है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, जिससे क्या होगा? ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। और अगर हम हार्मोनल की बात करते हैं तो हार्मोनल में यहाँ पे कोलियोसिस्टिकोनिन का और सिक्रेटिन का ही रोल देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया लीवर का। अब देखिए स्टमक के साइड में क्या होता है? एक राइट हैंड साइड में तो क्या है? लीवर है, लेकिन यहीं पे उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? पैनक्रियास, ठीक है। क्या है यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, तो ये था हमारा स्टमक, ठीक है, ये है स्टमक। यहाँ पे क्या होगा? पैनक्रियास, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? लीवर, ठीक। तो लीवर में गॉल ब्लैडर और इसके थ्रू क्या हो गया? यहाँ पे हिपैटो, यहाँ से क्या आ गया? पैनक्रियास का, तो क्या बना दिया? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब पैनक्रियास में क्या होता है? तो जो पैनक्रियास है वो भी डिग्रेसिव एक्शन करेगी। इसमें आपने याद रखना है, इसमें एक होते हैं अल्फा सेल्स, एक होते हैं बीटा सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल्स में क्या होता है? ग्लूकेगोन, ठीक है, और बीटा में क्या होता है? इंसुलिन। ग्लूकेगोन क्या करता है कि अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल जो है वो कम है, क्या है आपकी बॉडी में? अगर शुगर लेवल जो है वो कम है, तो वो उस शुगर लेवल को क्या कर देगा? बैलेंस करने के लिए, उसके लेवल को फिर से उसी प्रॉपर लेवल पे लाने के लिए ग्लूकेगोन को क्या कर देगा? ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई है तो उस ग्लूकोज को वो चेंज करेगा ग्लूकेगोन में, ठीक है। तो वो कौन करेंगे? आपके बीटा सेल्स, ठीक है। और एक होता है आपके रो सेल्स, ठीक है। इनका काम होता है सोमैटोस्टेटिन रिलीज करना, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन क्या होते हैं? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन की तरह ये परफॉर्म करेंगे अपने एक्शंस को, क्लियर, ठीक है। सो पैनक्रियास में ये सेल्स होते हैं जो आपने याद रखनी है, पूछे जा सकते हैं कि इंसुलिन को जो है वो कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है
पैनक्रियाज में ही कि कौन कौन से माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज में, ठीक है, फैट भी डाइजेस्ट होता है। फैट्स को डाइजेस्ट करता है यहाँ पे स्टीएप्सिन। कौन करेगा? स्टीएप्सिन। ठीक है, पैनक्रियाज में, ठीक है, तो यहाँ पे स्टीएप्सिन क्या करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है। किसमें? पैनक्रियाज में। सेकंड आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं एंजाइम्स में। ठीक है, सबसे पहले आता है ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट आता है चाइमोट्रिप्सिनोजन। चाइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, और उसके बाद आता है यहाँ पे प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, अब ये जो आपका ट्रिप्सिनोजन है ये चेंज होगा किसमें? ट्रिप्सिन में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा? ट्रिप्सिन में। इन केस ऑफ विच एंजाइम? इन केस ऑफ एंट्रोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, कितने पीएच पे ये काम करता है? 8.5 के पीएच पे ये काम करेगा। फिर यही ट्रिप्सिन चाइमोट्रिप्सिनोजन को किसमें चेंज कर देगा? काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है, और साथ ही साथ प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को चेंज कर देगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? जो आपके स्टमक में प्रोटियोजिस थे, पेप्टोन्स थे, ये उन्हीं प्रोटियोजिस और पेप्टोन्स को चेंज कर देंगे किसमें? पेप्टाइड्स में। क्लियर? तो ये काम होता है किसका? पैनक्रियाज का। अब आता है कि कौन कौन से हार्मोन्स इसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मेन हार्मोन आपने याद रखना है सिक्रेटिन। ठीक है, और कोलेसिस्टेरोनिन का भी रोल होता है, बट वो इतना नहीं होता जितना सिक्रेटिन का होता है, जो क्या करते हैं? उसे गैस्ट्रिक जूस को एम्प्टी करने में, साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस के एक्शंस को ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, जैसे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है, लीवर में बाइल जूस है, वैसे पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। और अगर नर्वस की बात करें तो वही न्यूरोट्रांसमीटर वेगल नर्व के थ्रू रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन, जो सिग्नल्स को देगा और ये एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटीन्स, फैट्स हमारे लीवर, पैनक्रियाज में, ठीक है, स्टमक में क्या हो रहे हैं? डाइजेस्ट हो रहे हैं। अब सारी डाइजेशन तो हो चुकी है, डिग्रेसिव जोन तो हो गया। अब सारी जो एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, फैट्स डाइजेस्ट हो गए, ठीक है, हमारे जो स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो गए। अब फाइनली ये सब चीजें क्या होंगी? एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, अब उनको क्या किया जाएगा? उनसे एटीपी ली जाएगी। ठीक है, एसिमिलेशन होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से एक्शंस। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा पैनक्रियाज में जो है वो किस तरह से डाइजेशन होती है और लीवर में भी डाइजेशन ऑफ फैट्स कैसे होता है। ठीक है, सो अभी क्या पढ़ेंगे कि जितने भी सब्सटेंसेस जो है वो डाइजेस्ट हो गए हैं, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी थोड़े बहुत डाइजेशन होंगे एंड फाइनल एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये क्या है? ईसोफेगस है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टमक है जे शेप का। ठीक, यहाँ पे क्या होती है? लीफ लाइक क्या होता है? पैनक्रियाज होता है। यहाँ से लीवर आता है। ठीक है, अब लीवर में गॉल ब्लैडर से कौन सा डक्ट बताया था? सिस्टिक डक्ट। लीवर का हेपेटोडक्ट और पैनक्रियाज का होता है वर्सम डक्ट। कौन सा होता है? वर्सम डक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया? लीवर से कौन सा डक्ट आएगा? लीवर में भी एक आ जाएगा हेपेटोडक्ट। ठीक है, जो लीवर का है। गॉल ब्लैडर से जो आएगा वो कौन सा है? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, पैनक्रियाज से कौन सा डक्ट ओपन होगा? विर्सन डक्ट। कौन सा? विर्सन डक्ट। और ये तीनों डक्ट जो है वो मिलकर कहाँ ओपन होंगे? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू। कौन से? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बना रहे? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू कहाँ होंगे? डियोडेनम में ओपन होंगे। डियोडेनम किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम में। क्लियर? अब आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है और किस तरीके से होती है। ठीक है, कौन से एंजाइम्स एंड जूसेस यहाँ पे सीक्रेट होते हैं। ठीक है, सो इंटेस्टाइन जो होता है इसे फाइनल एब्जॉर्प्शन एंड फाइनल डाइजेस्टिव ऑर्गन माना जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या सीक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सीक्रेट होता है इंटेस्टिनल जूस। ठीक है, क्या सीक्रेट होता है यहाँ पे?
इंटेस्टिनल जूस जो होता है यहाँ पे सिक्रेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंटेस्टिनल एंजाइम्स भी सिक्रेट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इंटेस्टिनल एंजाइम्स भी यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है माल्टेज, इसके बाद है लैक्टेज, इसके बाद है आइसोमाल्टेज, ठीक है, इसे डेक्स्ट्रीनेज भी कहा जाता है, आइसोमाल्टेज, ठीक है। तो ठीक है, तो माल्टेज क्या करेगा? ये माल्टोज शुगर को किसमें चेंज कर देगा? 2 ग्लूकोज में। किसमें चेंज कर देगा? 2 ग्लूकोज में ये चेंज कर देगा। लैक्टेज क्या कर देगा? जो लैक्टोज शुगर है, ठीक है, ये क्या है आपकी जो आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर, ये इसको किसमें चेंज कर देगा? मोनोसेक्राइड में। जितने हमने पहले पढ़ा स्टार्च वो है पॉलीसेक्राइड, ठीक है, इंसुलिन पॉलीसेक्राइड, ग्लूकेगॉन पॉलीसेक्राइड, लेकिन अब वो उन्हें किसमें चेंज कर रहा है? डाइसेक्राइड में चेंज कर रहा। अब इंटेस्टाइन में आके वही डाइसेक्राइड किसमें चेंज हो जाएंगे? मोनोसेक्राइड में, मतलब सिंगल शुगर में। लैक्टोज किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। आइसोमाल्टोज जो है वो क्या कर देगा? आइसोमाल्टोज को वही 2 ग्लूकोज यूनिट्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसके बाद एक और होता है, वो होता है सुक्रेज, इसे रिवर्स शुगर भी कहते हैं। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज शुगर को चेंज कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। किसमें चेंज कर देगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेस्टिनल जूसेस में क्या होते हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल जूसेस क्या करते हैं? जो भी आपके प्रोटीन्स है, फैट्स, उन सबको डाइजेस्ट करने में तो हेल्प करेंगे, लेकिन जो एंजाइम्स है, देखिए कैसे ये सिर्फ शुगर को ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, जो पेप्टाइड्स बने कहाँ पे? आपके पैंक्रियाज में, वो उन पेप्टाइड्स को किसमें चेंज कर देंगे? एमाइनो एसिड्स में, सिंगल यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट, सिंगल यूनिट एमाइनो एसिड्स में, ठीक है। फैट्स को किसमें चेंज कर देंगे? फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स में। किसमें चेंज कर देंगे? फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड, ठीक है, जो सिंगल यूनिट है, ठीक है, उसमें ये इसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। और साथ ही साथ एक और पॉइंट जो मैंने स्किप कर गया था, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में प्रोटीन्स तो डाइजेस्ट होते ही है, वहां पे डीएनए और आरएनए भी डाइजेस्ट होते हैं, इज इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनएस एंजाइम में, न्यूक्लियस एंजाइम में, ठीक है। वही डीएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड जहां पे भी डाइजेस्ट होंगे, कौन? डीएनए, और जो आरएनए है वो न्यूक्लियस एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे भी क्या होते हैं? डाइजेस्ट होंगे, ठीक है। एक चीज आपने और यहाँ पे जो डीएनए होता है, ठीक है, वो 3 यूनिट से मिलकर बनता है। उसकी जो सिंगल यूनिट को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, जिसमें एक आती है शुगर, इफ अगर वो डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस, अगर आरएनए है तो राइबोस, ठीक है। सेकंड आते हैं नाइट्रोजन बेस, जो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन जो 6 मेंबर्ड का है, पिरिमिडिन, ठीक है, प्यूरिन जो 6 मेंबर्ड प्लस एक 5 मेंबर रिंग है, और पिरिमिडिन सिर्फ 6 मेंबर रिंग है। और थर्ड आता है हमारा फॉस्फेट। अगर सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस है तो वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अगर उसमें फॉस्फेट भी है तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये तो होगी डाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेस्टिनल लेयर की, ठीक है। देन मैं आपको बताऊंगी कि एब्जॉर्प्शंस में कौन यहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन की जो लेयर है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है, पहले वो देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट आते हैं, एक आता है डिओडेनम, एक आता है जेजियम और एक आता है इलियम, ठीक है। तो जो हमारा डिओडेनम है, तो जितने भी मैंने कहा ना, वर्सन डक्ट, हिपैटोडक्ट, सिस्टिक डक्ट, तीनों ने मिलकर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट और स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के थ्रू अपनी सिक्रेशंस कहाँ करेंगे? डिओडेनम में, ठीक है। इलियम में पूरा प्रोसेस होगा, और फिर ठीक है, जेजियम पूरा प्रोसेस होगा, एंड देन इलियम से जो भी एब्जॉर्प्टिव मटेरियल है वो तो हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट जो बच गया वो कहाँ जाएगा? इलियोस्फिंक्टर वॉल्व से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो होती है सरोसा, ठीक है। उसके बाद होती है मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस में भी सबसे बाहर आती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, सबसे बाहर आती है लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाद आती है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर। इसके बाद आती है आपके पास ऑब्लिक लेयर। कौन सी लेयर आती है?
वो आती है ऑब्लिक लेयर। उसके बाद आती है आपके पास सब म्यूकोजा एंड देन आता है म्यूकोजा। ठीक है, सबसे पहले सब म्यूकोजा, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल नर्व्स वगैरह मिलेंगी, और उसके बाद है म्यूकोजा, यहाँ पे आपको सेल्स मिलेंगे। ठीक है, ब्रनर्स ग्लैंड्स आगे गॉबलेट सेल्स, वो सारे आपको कहाँ मिलते हैं, म्यूकोजल लेयर में। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब आते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होती है इंटेस्टाइन, क्योंकि फाइनल एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, इंटेस्टाइन में हो रही है। ठीक है, तो इंटेस्टाइन की जो लेयर है यहाँ पे क्या होती है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। ठीक है, ब्रनर्स ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, वो भी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और फिर वहां पे क्या करते हैं, उसी के लेयर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हें कहा जाता है विलाई, जो एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाएंगी, सो दैट ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है, यूजफुल मटेरियल है, उसे एब्जॉर्ब करा जाएगा, सेल्स को दिया जाएगा, और वहां से एटीपी की प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो विलाई ने क्या करा, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ा दिया। यहाँ पे ब्रनर्स ग्लैंड भी होते हैं जो क्या करते हैं, यही इंटेस्टिनल सिक्रेशंस करने में, बाइकार्बोनेट आयंस को एब्जॉर्ब करने में, और जितना भी एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज है, यहाँ पे इस तरह से लैक्टियल्स होते हैं, जिनमें एक होती है आर्टरीज, एक एंड में आर्टरीज होती है और दूसरे एंड में क्या होती है, वीन्स होती हैं। ठीक है, जो फुल बॉडी पार्ट्स में फिर वही मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी। अब जो मटेरियल जहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है वो क्या होगा, सेल्स में जाएगा, एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू वहां पे जितना भी मटेरियल को एब्जॉर्ब करके, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करके, एटीपी को रिलीज करके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी। फिर जो वहां से वेस्ट मटेरियल प्रोवाइड होगा वो इलियोकेकल वॉल्व के थ्रू जो है वो कहाँ भेज दिया जाएगा, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके केकम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हार्मोनल एंड नर्वस कंट्रोल आता है, तो नर्वस कंट्रोल में यहाँ पे टैक्टाइल स्टिमुलाई, जो ब्रनर्स ग्लैंड मैंने यहाँ पे बताया, वो टैक्टाइल स्टिमुलाई के प्रोसेस में, ठीक है, आके वेगल नर्व एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। ठीक है, और फिर ये प्रोसेस जो होती है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, और अगर हम हार्मोनल एक्शंस की बात करें तो यहाँ पे एक आता है विलिकेनिन, एक आता है विलिकेनिन, एक आता है जियोक्रेनिन, ठीक है, ब्रनर्स ग्लैंड जो है वो तो आपने याद ही रखना है, जियोक्रेनिन और एक सीसी के, इन तीनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करने में, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाने में, और एसिमिलेशन प्रोसेस को करने में। ठीक है, अब क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा एक्शंस तो हो गया है। अब जो भी यहाँ पे मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है, अब वो उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके 4 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कौन से जोन के अंदर आता है, वो आते हैं ईग्रेसिव जोन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन किस जोन में आता है, ईग्रेसिव, जहाँ पे एग्जिट होता है मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आता है केकम, देन आता है कॉलन, देन आता है रेक्टम, और उसके बाद आता है एनस। ठीक है, तो केकम में जो होता है वहां पे क्या आता है, जो आपका मटेरियल है वो वहां पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, जो एब्जॉर्प्टिव में तो हेल्प कर ही रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, अगर जो मटेरियल एब्जॉर्ब हो चुका है वो तो ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है वो यहाँ पे कैरी आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कॉलन का क्या होता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करना, जो आपका मटेरियल है जो एब्जॉर्ब हो गया है उसके बाद भी अगर कुछ लगता है कि हम यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, रेक्टम में जो भी आपका फेकल मटेरियल है उसके बाद जो मैटर फिर बच जाएगा, जो वेस्ट मैटर, वो यहाँ पे आएगा, और एनस के थ्रू जो होगा वो आप उसे बाहर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कॉलन कौन से होते हैं, कॉलन में याद रखना, एक होता है असेंडिंग कॉलन, ठीक है, एक होता है डिसेंडिंग कॉलन, और एक होते हैं ट्रांसवर्स कॉलन। ठीक है, एक कौन सा होता है, ट्रांसवर्स कॉलन होता है। ठीक है, ऐसे होते हैं ना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। ठीक है, और एनस में जो होते हैं वो स्फिंक्टर्स होते हैं, जहाँ पे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री स्फिंक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का टाइम आ चुका है।
ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेन में सिग्नल जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा, और क्या होगा, सिग्नल जैसे ही आएगा तो स्फिंक्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको वेस्ट मटेरियल रिमूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, जो मैंने बताया कुछ जोन्स में डिवाइड होती है। ठीक है, इंग्रेसिव में इनटेक होता है, ठीक है, उसके बाद डिग्रेसिव जिसमें स्टार्च की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन की डाइजेशन जो होती है वो स्टमक में होती है, पेनक्रियास में होती है, फैट्स की डाइजेशन लीवर में होती है और थोड़े बहुत की फैट्स की डाइजेशन हमारे पेनक्रियास में होती है स्टिएप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, बाकी के जो आपके प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब एंड फाइनल डाइजेस्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, जो आ जाते हैं आपके किस में, डिग्रेसिव जोन में आते हैं। और अगर एब्जॉर्प्टिव की बात करें, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही है प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की, जब वो कहाँ पे पॉलीसेक्राइड से मोनोसेक्राइड यूनिट्स में टूट चुके हैं, फिर वो आ जाएगा एब्जॉर्प्टिव, ठीक है, एग्रेसिव जोन में। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो इग्रेसिव जोन में आता है, जहाँ पे जो मटेरियल आपका एब्जॉर्ब हो चुका है वो तो ठीक है, आफ्टर के जो मटेरियल बच गया जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो इग्रेसिव जोन से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करा, सबसे पहले इनटेक करा, क्या करा, इनटेक करा, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। क्या हुआ यहाँ पे, इंजेशन, इनटेक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे डाइजेशन हुई, क्या हुई, डाइजेशन हुई। फिर क्या हुई, एब्जॉर्प्शन हुई। कहाँ पे हुई एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर हुई एसिमिलेशन, जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव रिएक्शंस करेंगे और जो भी मटेरियल एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स में टूटा ना, स्टार्च था माउथ में, ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते वो किस में टूट गया, हमारे माल्टोस, ठीक है, ग्लूकोज में टूट गया। माल्टोस किस में टूट गया, ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोस में, ग्लूकोज गैलेक्टोस में। तो क्या हो गया, पॉली से मोनोसेक्राइड यूनिट होगी। ठीक है, फिर उस मोनोसेक्राइड से क्या करा, एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, एटीपी की प्रोडक्शन करेगी। प्रोटीन्स जो स्टमक में थे प्रोटियोसिस पेप्टॉन्स के फॉर्म में, ठीक है, पैंक्रियाज में थे पेप्टाइड्स के फॉर्म में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गए, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, वो फिर मोनोसेक्राइड्स की यूनिट आ गई एंड देन उसको क्या कर देंगे, एटीपी की फॉर्म में यूज कर लिया गया। एंड देन लास्ट क्या आ जाएगा, इजेशन, ठीक है, एग्जिट। क्लियर। एक और चीज याद रखिए, जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है दो प्रोसेस से, एक आती है एक्टिव और एक आती है पैसिव। ठीक है, एक्टिव में क्या होगा, एटीपी का यूज होगा जहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम पंप आ जाएंगे, और पैसिव में एटीपी का यूज नहीं होता है, वहां पे मोस्टली जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसके थ्रू मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करा जाता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने डिटेल में स्टडी करा किस तरीके से डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करा जाता है, ठीक है, और उनको एब्जॉर्ब करके एटीपी प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप दैट you like my video. If you like my video, so please subscribe my channel, share my channel and like my channel. And if you want the PDF of my notes, so please join my Telegram channel, and my name of my Telegram channel is Educator. Thank you.